कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर अंकेश को चेक करने अंदर चले गए थे और सावी बाहर चक्कर काट रही थी कि अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए। कहीं वो सच में सब कुछ भूल गया तो। कुछ देर बाद आस्था जी भी रोहन के साथ वहीं आ गई और सावी के पास आते हुए बोली, क्या हुआ, सब ठीक है? अंकेश कहाँ है? वो ठीक तो है ना? सावी बोली, पता नहीं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, अभी तक उसे होश नहीं आया है। आस्था जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, उनके साथ बुआ दादी भी थी, लेकिन दोनों के चेहरे लटके हुए थे। सावी बोली, क्या हुआ, वो ठीक है ना? क्या मैं मिल सकती हूँ उससे? बुआ दादी बोली, डॉक्टर आप ही बता दीजिए, मुझे तो बताया भी नहीं जा रहा, किस मुँह से बताऊँ? सावी बोली, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? डॉक्टर बोले, आई एम सॉरी, वो अपनी यादाश्त भूल चुके हैं, शायद गोली का असर दिमाग पर भी हुआ है। सावी बोली, आपने फर्जी पढ़ाई किया है डॉक्टर। डॉक्टर बुआ दादी को देखने लगे। सावी बोली, अगर आपके दवाइयों की वजह से मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ ना, तो आपके इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगी, समझे? हाथ में गोली लगी है और उसकी यादाश्त कैसे चली जाएगी, मैं अभी देखती हूँ, बोलते हुए अंदर चली गई। डॉक्टर बोले, आप लोग ये क्या करवा रहे हो मुझसे? एक तो अंकेश ठाकुर और दूसरी उनकी बीवी, मुझ गरीब को क्यों मारना चाहते हो? बुआ दादी डॉक्टर के हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए बोली, जाओ डॉक्टर, आज से तुम अमीर हो गए। डॉक्टर अब वहाँ से निकल गए। सावी अंदर आई तो अंकेश आंख खोले बेड से टिक कर मैगजीन पकड़कर बैठा हुआ था। सावी उसके पास आते हुए बोली, तुम ठीक हो? अंकेश ने एक नज़र उसे देखा, जिस पर टेंशन साफ साफ दिख रहा था, लेकिन बिना कुछ बोले वापस से मैगजीन में घुस गया। सावी उसके पास आते हुए बोली, तुम सच में सब भूल चुके हो? अंकेश बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और अंदर आने की परमिशन किससे लिया? जानती भी हो मैं कौन हूँ? निकलो यहाँ से, वरना जान से जाओगे। सावी अब उसके सामने आकर बैठते हुए बोली, देखो मुझे लग रहा है कि। अंकेश बोला, मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हें क्या लग रहा है क्या नहीं? एक बार बोला ना, जाओ मतलब जाओ यहाँ से, मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता। सावी उसे घूरते हुए बोली, देखो अब ये ज़्यादा हो रहा है और मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं। अंकेश बोला, डॉक्टर। सावी ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। अंकेश ने आंखें बंद कर लिया। उनका दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। कुछ देर बाद सावी उसे छोड़ते हुए बोली, अभी भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? अंकेश बोला, नहीं। और ये क्या था, मुंह का स्वाद खराब कर दिया? इससे अच्छा किस तो। सावी उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, ज़्यादा ना दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें किस भी सिर्फ मैं कर सकती हूँ, चाहे वो अच्छा हो या फिर। अंकेश बोला, सच में? सावी ने उसे देखा, जो स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था, तो माजरा समझ गई और उसे पीछे धक्का मारते हुए बोली, भाड़ में जाओ तुम, अब याद आए चाहे सब भूल जाओ। बोलकर उठ गई, लेकिन अब अंकेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। वो सीधे उसके ऊपर गिरी। अंकेश उसके बाल कान के साइड में करते हुए बोला, अंकेश ठाकुर कभी किसी का उधार अपने पास नहीं रखता है बीवी। बोलते हुए उसके सर को प्यार से चूम लिया। सावी उसे देखते हुए बोली, तुम नॉर्मल हो? अंकेश बोला, नहीं, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो अंकेश ठाकुर, तब से नॉर्मल हुआ है। सावी बोली, तुम ठीक हो? अंकेश उसे बेड पर गिराते हुए, कोई शक है बीवी अंकेश ठाकुर पर या उसके काबिल होने पर? सावी बोली, तो वो सब क्या था? अंकेश बोला, वो तो मैं देखना चाहता था कि ये धड़कनें मेरे पास होने से इतना शोर करती हैं या फिर मुझसे दूर जाने से। सावी बोली, तो क्या देखा? अंकेश उसका हाथ पकड़कर उसी के सीने पर रखते हुए बोला, खुद महसूस करो कि ये मेरे पास होने से इतना तेज क्यों चल रही हैं और मेरे दूर होने से रुकी क्यों थी। सावी आंखें बंद करते हुए बोली, मुझे नहीं पता। अंकेश उसके कान को कुतरते हुए बोला, अभी भी नहीं पता? सावी की सांसें तेज हो गई तो जल्दी से उसने आंखें खोल दिया। अंकेश बोला, क्या कहना है? सावी बोली, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, छोड़ो मुझे। अंकेश बोला, तो बोलो यू लव मी, उसके बाद छोड़ दूंगा। सावी बोली, बिल्कुल नहीं। अंकेश बोला, ठीक है तो फिर ऐसे ही रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे रहने में। सावी उसका हाथ हटाते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अंकेश बोला, पता है। सावी बोली, क्या पता है? अंकेश बोला, यही कि इन तेज चलती धड़कनों का कारण मैं हूँ, इन आँखों में उतरते गुस्से की वजह मैं हूँ,
और इस चेहरे की चमक भी मैं ही हूँ। अब बस तुम खुद बोल दो यू लव मी और तुम मुझसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकती हो। सावी उसका हाथ हटाकर उठकर बैठ गई। अंकेश जल्दी से अपना हाथ पकड़ते हुए बोला, आह। सावी जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, लग गई क्या? अंकेश बोला, सावी बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अंकेश उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोला, नहीं, मुझे किसी भी डॉक्टर की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है वो मेरे पास है और कुछ नहीं चाहिए। बोलते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। सावी पीछे हटते हुए बोली, देखो। अंकेश बोला, अब तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। सावी उससे हाथ छुड़ाते हुए बोली, देखो बाहर सब लोग वेट कर रहे होंगे। अंकेश आंखें छोटी करते हुए बोला, इसका क्या मतलब बाहर सब लोग वेट कर रहे होंगे? तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, और कौन चाहिए? सावी बोली, क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं? अंकेश बोला, लेकिन क्यों? सावी बोली, प्लीज़ मुझे इस समय इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तुम आराम करो। बोलते हुए बिना कुछ सुने बाहर निकल गई। अंकेश अब उसे जाते हुए देख रहा था। वो अभी भी अपनी फीलिंग से भाग रही है या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सोचते हुए आंखें बंद कर लिया। बुआ, दादी और बाकी सब लोग बाहर उसका वेट कर रहे थे। सावी सबको देखते हुए बोली, मैं घर जा रही हूँ। बोलते हुए सीधे बाहर निकल गई और बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। सावी घर आ रही थी लेकिन दिल दिमाग अभी भी काफ़ी उलझा हुआ था। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कोई भी फैसला वो क्यों नहीं ले पा रही है। सोचते हुए उसने गाड़ी साइड में रुकवा दिया और सामने बने मंदिर में चली गई। काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही, जब तक दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। फिर कुछ सोचते हुए उठकर नीचे आई, लेकिन अब ना तो वहाँ ड्राइवर था और ना ही गाड़ी। अगल बगल देखा, कहीं नहीं दिखा। उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं और ना ही फ़ोन। शिट यार, एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी क्यों आ जाती है उसकी लाइफ में। क्या उसे पूरी लाइफ शांति नहीं मिलेगी? 2 मिनट बाद, हाय भाभी जी। सावी ने देखा सामने तविश खड़ा उसे ही देख रहा था। सावी ने उसे इग्नोर किया। तविश बोला, घर चलिए। तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तविश बोला, लेकिन आपको यहाँ अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई के आर्डर है। आप जहाँ भी हैं आपको उनके पास लेकर चलो। सावी बोली, मैं उससे मिलकर आ रही हूँ और अब मुझे घर जाना है। तविश बोला, भाई भी घर पर ही गए हैं आपके, इसलिए बोल रहा हूँ चलिए, इससे पहले कि कोई मुसीबत आए मैं आपको सेफली उनके पास छोड़ दूँ। सावी कुछ सोचते हुए बोली, चलो, बोलकर आकर उसके गाड़ी में पीछे बैठने लगी। तविश उसे रोकते हुए बोला, आगे प्लीज़, अब मैं ड्राइवर तो हूँ नहीं आपका, इसलिए। सावी ने सर झटका और आकर आगे बैठ गई तो तविश जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। हॉस्पिटल में अंकेश कपड़े चेंज करते हुए सामने अपने ड्राइवर को देखते हुए बोला, सावी घर पहुंच गई, पता करो डेविड ने उसे सही सलामत घर छोड़ दिया ना? ड्राइवर यस बॉस बोलते हुए फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। ड्राइवर उसे देखते हुए बोला, बॉस, डेविड का नंबर नहीं लग रहा है। अंकेश की आंखें सिकुड़ गई तो अब जल्दी से बाहर निकलते हुए बोला, यहाँ का सारा काम हो चुका है ना और बाकी सब लोग घर के लिए निकल गए? ड्राइवर उसके पीछे निकलते हुए बोला, यस बॉस, दादाजी, बुआ, दादी, माँ जी, सब लोग कुछ देर पहले ही निकल गए हैं। अंकेश उससे फ़ोन लेकर डेविड को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन लगातार नॉट रीचेबल बोल रहा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गया तो ड्राइवर ने आकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया। अंकेश ने बलबीर ठाकुर को कॉल किया और उनके कुछ बोलने से पहले बोला, अंकेश ठाकुर, सावी घर पर है? बलबीर ठाकुर बोले, वो तो तुम्हारे पास थी, तो ये सवाल मुझसे क्यों? अंकेश बोला, वो कुछ देर पहले निकली है हॉस्पिटल से डेविड के साथ, अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि घर पहुंची या नहीं। बलबीर ठाकुर बोले, तुम्हें उसे ड्राइवर के साथ भेजने की क्या ज़रूरत थी? जानते हो ना तुम्हारे कितने दुश्मन हैं, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अंकेश ने अब कुछ नहीं बोला और फ़ोन काट दिया और सर सीट से लगाते हुए बोला, अब किसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है जो मरना चाहता है? सावी बोली, ये घर का रास्ता तो नहीं है, कहाँ लेकर जा रहे हो? तविश बोला, रिलैक्स भाभी, आज हम बस मज़े करेंगे, भाई को पता नहीं चलेगा। सावी बोली, देखो मुझे घर जाना है तो बकवास बंद करो और घर चलो। तविश बोला, ये तो पॉसिबल नहीं है भाभी जी, इसलिए आप कोऑपरेट कीजिए, आपके लिए इस समय यही बेहतर होगा। वैसे भाई पर इतनी मेहरबानी का कारण क्या है? कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा है उनके ऊपर? कहीं आपको उनसे प्यार तो नहीं हो गया है? सावी बोली, हो गई तुम्हारी बकवास, तो गाड़ी रोक रहे हो या नहीं?
तविश बोला, आपको लग रहा है ये गाड़ी रुकेगी? बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए। सावी बोली, हल्के में ले रहे हो बेटा, इसलिए बोल रही हूँ, चुपचाप गाड़ी साइड करो। मेरा दिमाग तुम्हारे भाई की वजह से पहले ही काफ़ी ख़राब है। अब अगर तुमने कुछ इधर उधर किया ना तो मैं बिल्कुल नहीं सोचने वाली हूँ। तविश बोला, भाई का असर है, गुस्सा सूट करता है। सावी बोली, मतलब तुम नहीं सुधरने वाले हो? फालतू में मैं ही गलत जगह सर फोड़ रही हूँ। बोलते हुए आंखें बंद किया और ब्रेक पर गुस्से से पैर रखकर उसका सर स्टीयरिंग पर तेजी से पटक दिया और गाड़ी अनबैलेंस होकर घसीटते हुए सामने जाकर पेड़ से टकरा गई। अंकेश फोन पर, वाट, ये सब तविश ने किया है? ठीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, उसके गाड़ी में जीपीएस है, मैं देखता हूँ, बोलकर ड्राइवर को देखते हुए बोला, इस जीपीएस को फॉलो करो, और उसे उसका फ़ोन दे दिया। आधे घंटे बाद पुलिस की भीड़ जमा हो चुकी थी। गाड़ी के अगल बगल तविश और सावी को बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अंकेश पहुंचा तो वहां सिर्फ पुलिस थी और कुछ अगल बगल के लोग। वो जल्दी से उतरकर गाड़ी के पास आते हुए बोला, इंस्पेक्टर, मेरी वाइफ थी इस गाड़ी में, कहाँ है वो? इंस्पेक्टर बोले, सर, आपके भाई और आपकी बीबी को पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी और उन्हें काफ़ी चोट लगी थी, इसलिए हमने उन्हें। अंकेश आंखें बंद करते हुए जल्दी से उनसे हॉस्पिटल का पता लिया और वहां से निकल गया। इस बार उसने गुस्से में गाड़ी खुद ड्राइव किया और 15 मिनट का सफ़र 5 मिनट में पूरा किया और जल्दी से बाहर आकर हॉस्पिटल के अंदर आते हुए बोला, मेरी वाइफ कहाँ है? डॉक्टर बोले, सर वो। अंकेश बोला, मेरी वाइफ कहाँ है डॉक्टर? 1 मिनट में मुझे पूरी डिटेल दो, वरना यहीं एडमिट कर दूंगा। डॉक्टर बोले, सर वो रूम नंबर 102 में डॉक्टर चेक कर रही हैं उन्हें। लेकिन अंकेश बिना कुछ सुने आगे बढ़ गया और 102 में अंदर आया, जहां डॉक्टर सावी को एग्जामिन कर रही थी। अंकेश बोला, डॉक्टर, मेरी वाइफ और बच्चा ठीक तो है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब ठीक है ना? डॉक्टर एक बार उसे देख रही थी तो एक बार सावी को, जो अभी भी बेहोश थी, सर पर चोट लगी थी। और अंकेश बोला, डॉक्टर, कुछ पूछा मैंने आपसे, मेरी वाइफ ठीक है या फिर नहीं? डॉक्टर बोली, आपकी वाइफ ठीक है मिस्टर ठाकुर, लेकिन गाड़ी स्पीड में थी और अचानक टकराने से हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। यहाँ आने से पहले ही वो सिर्फ कुछ दिन का था। अंकेश वहीं सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे देखते हुए बोली, आपकी वाइफ को होश में आने में अभी टाइम है। अंकेश गुस्से से उठते हुए बोला, मेरा भाई कहाँ है? डॉक्टर बोली, वो 104 में है। अंकेश बोला, उसे होश आया या नहीं? डॉक्टर बोली, जी, उन्हें किसी भी समय होश आ सकता है। अंकेश अब उठकर बाहर तविश के रूम में आया, जो अभी बेहोश था, सर पर पट्टी लगी थी। अंकेश पास में पड़ा जग का पानी उसके ऊपर फेंक दिया और कॉलर पकड़ते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हारा पूरा हिसाब करता हूँ। तविश ज़बरदस्ती आंखें खोलते हुए बोला, भाई। अंकेश उसे खींचते हुए बाहर लाया। किसी को उसे पकड़ने या फिर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब लोग एक साइड हो गए। अंकेश गुस्से में उसे खींचते हुए बाहर लाया और गाड़ी के अंदर धक्का मारते हुए बोला, बहुत शौक था ना मेरी बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का? चल, अब मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव की यात्रा करवाता हूँ। चल, तुम्हारी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। बोलते हुए गाड़ी को फुल स्पीड में घुमा दिया। तब इस बिना उसकी पूरी बात सुने, भाई प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि भाभी अचानक से मेरी बातों को सीरियस लेकर ब्रेक मार देंगी और ये सब हो जाएगा। भाई प्लीज़, मुझे नहीं मरना, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपका भाई हूँ। आज के बाद कभी मैं आपके आसपास भी नहीं दिखूँगा। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। भाई छोड़ दो, बस लास्ट बार। अंकेश बिना कुछ बोले बस स्पीड बढ़ा रहा था। तविश बोला, भाई मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, प्लीज़ छोड़ दो। कुछ देर बाद अंकेश ने झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी घसीटते हुए घूम गई तो उतर कर उसे खींचकर बाहर निकालते हुए बोला, तेरी एक छोटी सी गलती से आज क्या हुआ है, तुझे पता भी है? तब इस हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई प्लीज़, सॉरी, माफ़ कर दो प्लीज़, आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूँगा प्लीज़। अंकेश उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूं? बता कैसे? कैसे छोड़ दूं तुझे? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला और तू बोल रहा है मैं तुझे छोड़ दूं? तविश बोला, बच्चा? अंकेश उसके मुंह पर घुसे मारते हुए बोला, आज अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो अभी तक मर कर मेरे पैरों में पड़ा होता। तुमने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे और उसे तब तक मारता रहा जब तक उसके गार्ड आकर उसे पकड़े नहीं। तभी सब बेहोश होकर अधमरा हो चुका था। अंकेश उसे पैर से मारते हुए बोला,
लेकर जाओ इसे, और इतनी दूर लेकर जाओ कि वापस से कभी भी इसकी शक्ल मैं ना देख सकूं, वरना अगर दोबारा दिखा तो सच में मैं इसकी जान ले लूँगा। बोलते हुए वहीं पर नीचे बैठ गया और बालों को दोनों मुट्ठी से भींच लिया। 1 हफ्ते हो गए थे अंकेश और सावी को मिले। अंकेश इतना कुछ होने के बाद उससे ना तो हॉस्पिटल में मिलने आया और ना ही घर पर। बाकी सब उससे मिलकर जो होना था हो चुका है। बोल उसे आगे बढ़ जाना चाहिए के साथ सांत्वना दे चुके थे। सावी भी अब काफ़ी शांत हो चुकी थी। 1 हफ्ते से बस जितना ज़रूरी था उतना ही बोल रही थी, हाँ या फिर ना। शिखा, आस्था, रोहन उसे मिलकर नॉर्मल करना चाहते थे, लेकिन वो पता नहीं किस सोच और दुनिया में गायब थे। बलबीर ठाकुर अपने रूम में टहलते हुए बोले, देखा आपने, मुझे पता था यही होने वाला है, इसलिए मैं चाहता था कि ये रिश्ता खत्म हो जाए। 1 हफ्ते हो चुके हैं ठकुराइन, लेकिन ना तो वो एक बार भी मिलने आया और ना ही गलती से भी देखने आया कि मेरी बेटी उसकी भाई की वजह से मरी या फिर जिंदा है। और आप उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। अब और मुझे नहीं सुनना है किसी की, आपकी भी नहीं। अब जो भी होगा साफ साफ होगा। आस्था जी बोली, क्या पता जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ ना हो, क्योंकि वो भी उतना ही उस बच्चे को चाहता था जितना सावी या फिर मैं या कोई भी। बलबीर ठाकुर बोले, बस अब और नहीं सुनना मुझे, और आप आज के बाद उसका नाम भी नहीं लेंगी। बच्चा सिर्फ 4 दिन का था और मेरी बेटी 24 की है। उसे 4 दिन के बच्चे से इतना प्यार है तो मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। आस्था जी बोली, आप बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? बलबीर ठाकुर बोले, मैं एकदम सही मतलब निकाल रहा हूँ और इस बार वही होगा जो मैं चाहूँगा। सावी अपने रूम में बैठी सोच रही थी, अंकेश उससे मिलने क्यों नहीं आया? क्या वो इन सब का जिम्मेदार उसे मानता है या पिछली बार की तरह आकर चला जाता है? लेकिन रात को कितनी बार वो उठती है, वो नहीं आता। सोचते हुए उसने आंखें बंद कर लिया। उसे उसकी ज़रूरत है और वो नहीं है। अंकेश अपने रूम में बैठा हुआ पूरे रूम को देख रहा था। इतनी जल्दी कितने सपने सजा लिए थे उसने, और सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकता था। दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी था। बुआ दादी उसके रूम में आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बहू को तुम्हारी ज़रूरत होगी, जाओ मिल लो एक बार उससे और उसे लेते आओ। अंकेश 2 मिनट बाद उन्हें देखते हुए बोला, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, उसे इस रिश्ते की भी ज़रूरत नहीं है बुआ दादी। वो ज़बरदस्ती थी इस रिश्ते में, मैंने उसे रोक कर रखा था। फिर अचानक एक दिन इतनी बड़ी खुशी मेरी झोली में आई। मैंने सोचा सब कुछ समेट लूँगा, लेकिन देखो आज सब कुछ खाली हो गया। पहले मॉम डैड छोड़कर चले गए, उसके बाद गुस्से से मैंने उससे शादी कर लिया। गुस्से में हर्ट भी किया, उस पर हाथ भी छोड़ा, इसलिए आज सब कुछ बिखर गया। कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ खत्म। अंकेश ठाकुर कुछ भी नहीं है। और आपको पता है सबसे बड़ी उसकी हार क्या है? वो दुनिया तो जीत गया, लेकिन अपनी बीवी को नहीं जीत पाया। सब कुछ करके भी आज हार गया, क्योंकि उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करती। उसका बच्चा भी उसने खो दिया। कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म। अब वापस जहाँ मॉम डैड छोड़कर गए थे वहीं खड़ा हो गया हूँ। दादू ना सही कहते हैं, ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, किसी भी रिश्ते को नहीं। इसलिए सब चले गए छोड़कर। बुआ दादी उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोली, लल्ला तू तो मेरा शेर है ना, और शेर कभी हिम्मत नहीं हारते। वो तुमसे प्यार नहीं करती है, ये किसने कहा? मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बस तुझे परेशान कर रही थी। जा उसके पास लल्ला, तब तुझे पता चलेगा कि वो तुझसे कितना प्यार करती है। अंकेश गुस्से में उठते हुए, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। उसे आज़ादी चाहिए थी ना, तो ठीक है, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आज़ाद करूंगा। बुआ दादी बोली, ये क्या बोल रहा है तू लल्ला? अंकेश बोला, मैं अब उसे और ज़बरदस्ती नहीं बांधने वाला। आज तक अंकेश ठाकुर कभी किसी के सामने नहीं झुका, और उससे मैंने, लेकिन वो, इसलिए अब मुझे उससे कुछ भी नहीं बोलना। बोलते हुए गुस्से में बाहर निकल गया। दूसरे दिन आज रात भर सावी को नींद नहीं आई। ज़्यादा सोचने और गुस्से से उसे नींद नहीं आई, जिसकी वजह से आंखें पूरी तरह से लाल और सूज गई थी। सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे और वो भी शांति से बैठकर अभी पहला निवाला मुंह में रखा कि वकील 2 आदमियों के साथ अंदर आ गया और बलबीर ठाकुर को प्रणाम करते हुए उनसे कुछ बात करने लगा। बलबीर ठाकुर बोले, सोहन ले जाओ, बाहर बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद सब नाश्ता करने लगे।
कुछ देर बाद बलबीर ठाकुर सावी को देखते हुए बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरा बिजनेस संभाले और इसलिए मैंने वकील को बुलाया है। सावी एक नज़र उन्हें देखकर कुछ नहीं बोली। आस्था जी बोली, उसकी हालत नहीं दिख रही है आपको, कुछ दिन और रुक जाइए। बलबीर ठाकुर बोले, तो फिर आप ही बता दीजिए और कितने दिन रुकना है और मातम मनाना है। सावी बोली, मैं तैयार हूँ, कब से जाना है बता दीजिएगा, बोलकर अपने रूम में जाने लगी कि दरवाजे पर स्टीफेन को देखते हुए रुक गई। स्टीफेन अंदर आया, वो भी उसे ही देख रहा था और सावी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा कि वो इस समय यहाँ क्या कर रहा है। स्टीफेन बोला, मैम बॉस ने कुछ पेपर भेजे हैं आपके लिए, बोलते हुए पेपर उसे पकड़ा दिया। सावी ने पेपर खोल कर देखा तो डाइवोर्स पेपर था, कुछ नहीं बोली। स्टीफेन जाने लगा। सावी बोली, एक सेकेंड, इसे लेकर जाओ। रोहन, पेन दो। आस्था जी बोली, क्या है, किस चीज़ के पेपर हैं? बलबीर ठाकुर और बाकी सब लोग भी उसे ही देख रहे थे। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सावी गुस्से से बोली, रोहन पेन मांगा है ना? रोहन अंदर से पेन लाकर उसे दे दिया। आस्था जी बोली, सावी क्या है, किस चीज़ के पेपर हैं? सावी साइन करते हुए बोली, डाइवोर्स पेपर, और उसे फोल्ड करके स्टीफन को देते हुए बोली, थैंक यू बोल देना उसे इस आज़ादी के लिए, और बिना रुके अपने रूम में चली गई। स्टीफन बाहर चला गया। बलबीर ठाकुर उठते हुए बोले, ये हुई ना ठाकुरों वाली बात। स्टीफन ने सबको देखा और बाहर निकल गया। आस्था जी बोली, क्यों अपने हाथ से अपनी बेटी की खुशियाँ उजाड़ने पर लगे हुए हैं? बलबीर ठाकुर बोले, अब वो ज़्यादा खुश रहेगी, देख लीजिएगा, उससे अच्छा लड़का लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। बोलते हुए बाहर निकल गए। आस्था जी बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस समय दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों ही पता नहीं क्या कर रहे हैं। सावी ने अपने रूम में आकर गुस्से में दरवाज़ा बंद करते हुए रूम के जितने भी सामान थे सब तोड़ फोड़ कर पूरा रूम बिखेर कर वहीं नीचे बैठ गई। समझता क्या है अपने आप को, जब मर्जी तब ज़बरदस्ती पास आ जाओ और जब मर्जी तब दूर चले जाओ। तो ठीक है, अब मैं भी वही करूँगी, क्योंकि अब कोई वजह भी नहीं बची जिसकी वजह से मैं पीछे की सारी बातों को भूल जाऊँ। आस्था जी हाल में बैठी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों का लड़ना झगड़ना तो चलो कुछ देर के लिए ठीक है, लेकिन एक उम्मीद में तो बंधे थे, लेकिन यहाँ तो वो उम्मीद भी टूट रही है। बलबीर ठाकुर वकील से बात कर रहे थे कि मृत्युंजय ठाकुर को किसी भी हाल में इतनी लंबी सज़ा हो कि वो कभी भी बाहर ना आ पाए। स्टीफन पेपर लेकर घर आया और हाल में अंकेश को देकर बाहर चला गया। अंकेश ने आंखें बंद किया और फिर खोलकर पेपर देखा जिस पर सावी के साइन थे, तो उठकर बिना नाश्ता किए गुस्से में बाहर निकल गया। दादाजी उसे जाते हुए देख रहे थे। बुआ दादी बोली, हमें बात करनी चाहिए बहू से। दादाजी बोले, नहीं, ये उनका मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी जो मर्जी उन्हें करने दो, लेकिन अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, तब उन्हें पता चलेगा। हर रिश्ते को मजाक बनाकर रख दिया है आजकल के बच्चों ने। जब मर्जी शादी और जब मर्जी अलग हो जा रहे हैं। हमारे संस्कार संस्कृति की तो धज्जियाँ उड़ा दिया है। यहाँ हम बिना देखे शादी कर लेते थे और पूरी ज़िंदगी कब बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। और ये किए हैं, रोज़ रोज़ लड़ना है, रोज़ रोज़ अलग होना है, इनके लिए शादी नई खेल हो चुका है। बुआ दादी बोली, लेकिन भाई। दादाजी बोले, नहीं, अब तुम भी अंकेश का पक्ष नहीं लोगी, उसने आज तक किसी की नहीं सुनी है, तो फिर उसकी भी उतनी ही गलती है। माँ बाप का साया उठा, मैं तो था ना, मैंने भी तो अपने बेटे को खोया था, लेकिन नहीं, इसे बस अपनी मनमानी करनी है, एक भी झुकना नहीं चाहता है। पता नहीं क्या चल रहा है दोनों का, मजाक बना कर रख दिया है सब कुछ। अंकेश आकर गाड़ी में बैठा गुस्से से आंखें आग उगल रही थी। ड्राइवर ने उसे इतने गुस्से में देखा तो गाड़ी स्टार्ट कर दिया। दूसरे दिन बलवीर ठाकुर ने कंपनी की सारी जिम्मेदारी सावी को देकर उसे कंपनी का हेड बना दिया। 1 महीने बाद अभी तक दोनों आमने सामने आने से बच रहे थे या फिर आना नहीं चाहते थे। जिस प्रोजेक्ट में अंकेश हाथ लगाता उससे सावी पीछे हट जाती, या फिर जिसमें सावी रहती उसमें से अंकेश पहले ही गायब हो जाता। आज शाम को सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे। आस्था सबको देखते हुए बोली, कल कोर्ट में जाना है डाइवोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। सावी कुछ नहीं बोली, बस शांति से खाना खा रही थी और वो उसे ही देख रही थी, या फिर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर 1 महीना होने वाला है तो आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। बलबीर ठाकुर बोले, हमारा वकील सब हैंडल कर लेगा, आप चिंता मत कीजिए।
सावी को कल यूके जाना है। हमारी कंपनी के 25 साल पूरे हो रहे हैं मिस्टर बत्रा के साथ काम करते हुए, इसलिए वो हमारे हेड से मिलकर हमारी कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आस्था जी उन्हें घूर रही थी और वो आराम से खाना खाते हुए बोले जा रहे थे। जब उनकी नज़र खुद पर महसूस हुई तो मुस्कुराते हुए बोले, खाना अच्छा बना है ठकुराइन, आपके हाथों में आज भी वही टेस्ट है जो 25 साल पहले था। सावी कुछ देर बाद उठकर अपने रूम में चली गई। आस्था जी बोली, एक काम कीजिए, आज ना आप साफ साफ बता दीजिए चाहते क्या हैं आप। बलबीर ठाकुर बोले, अरे हम क्या चाहेंगे, हमारी चाहत तो 25 साल पहले पूरी हो गई आपसे शादी करके, और जो बची थी वो अब पूरी हो गई। हम तो भाई अब बहुत खुश हैं। आस्था जी बोली, मैं आपकी नहीं आपकी बेटी के बारे में बात कर रही थी। उसकी शांति आपको अच्छी लग रही है, बोलने का टेक्स्ट नहीं लग रहा है, लेकिन वो हाँ ना के अलावा कुछ भी नहीं बोलती। बलबीर ठाकुर बोले, होता है, उसने खिलौनों से नहीं खेला है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बच्चे कुछ देर शांत रहे तो रहने दीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद देखिए सब सही है। और मेरी बेटी भी बिल्कुल सही है, वो बलबीर ठाकुर की बेटी है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है कि जब मैं 4-4 गोली खाकर आपके सामने जिंदा और फिट हूँ तो फिर वो भी फिट है। आस्था जी बोली, सच में आपको लग रहा है वो ठीक है, नॉर्मल है। बलबीर ठाकुर बोले, बिल्कुल, और अब और सवाल नहीं, मैं थक गया हूँ। बोलते हुए वो भी अपने रूम में चले गए। आस्था जी बोली, क्या करूं मैं, मन तो कर रहा है सबको घर से बाहर निकाल दूं, एक इनकी बेटी और एक ये दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सावी अपने रूम में बैठकर आज कितने महीने बाद उसने लैपटॉप में सोशल साइट खोला जिसमें अंकेश के फ़ोटो की भरमार लगी थी। हर लड़की उसे अपना क्रश तो कुछ तो कोई कुछ उसे टैग किया हुआ था। कोई उसके फ़ोटो को किस कर रहा था तो कोई उसे हक करके खड़ा था जैसे वो फ़ोटो नई इंसान हो गया हो। एक विलन की भी इतनी फ़ैन फॉलोइंग वो आज पहली बार देख रही थी। सावी से अब और नहीं देखा गया तो गुस्से में लैपटॉप बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते 1 घंटे से थक गई तो उठकर बालकनी में आकर चेयर पर बैठते हुए खुद से बोली, आजकल की लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। मतलब किसी के हस्बैंड को कोई अपना कैसे बोल सकता है, लेकिन नहीं, ये आजकल के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यार हद होती है बेशर्मी की। कुछ देर बाद कुछ सोचकर व्हाट्सएप खोला तो आंखें बड़ी हो गई। अंकेश का किसी लड़के के साथ पार्टी करने के वीडियो किसी ने वायरल किया था। वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे थे तो गुस्से में फ़ोन फेंकते हुए बोली, उसकी मर्जी उसकी लाइफ, जिसके साथ जिए, मुझसे क्या मतलब, जैसे मैं मरी जा रही हूँ उसके लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बस डाइवोर्स हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, इन सब चीज़ों से दूर। दूसरे दिन सुबह आस्था उसे जगाने आई तो वो रूम में नहीं थी। बालकनी में आकर देखा जहाँ चेयर पर बैठे बैठे ही वो सो चुकी थी। फ़ोन को नीचे देखा तो उठाकर टेबल पर रख दिया और उसे उठकर फ्रेश होकर बाहर आने को बोलकर बाहर चली गई। ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका फ़ोन वो देख चुकी थी। सावी उठकर बाहर देखने लगी। सुबह कितनी फ्रेश और खूबसूरत लग रही थी। काश इंसान की लाइफ भी ऐसी होती, सुबह की ठंडक की तरह, जो रात की सारी कड़वाहट भुलाकर एक नई ऊर्जा भर दे। अभ्युदय बोला, हे प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। सावी ने नीचे देखा जहाँ अभ्युदय उसे ही देखकर हाथ हिला रहा था। सावी गुड मॉर्निंग बोलकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर अभ्युदय बलबीर ठाकुर से बात कर रहा था। सावी को देखा तो स्माइल करते हुए बोला, रिलैक्स अंकल, मेरे रहते आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा और पूरा यूके भी घुमा दूँगा। सावी ने उसे देखा तो वो एप्पल उठाकर खाते हुए बोला, हम दोनों चल रहे हैं और 1 घंटे बाद की हमारी फ़्लाइट है, सो बी रेडी। सावी बोली, लेकिन बलबीर ठाकुर बोले, अभी पहले से सब कुछ जानता है, इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम दोनों साथ रहोगे तो हमारी टेंशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सावी बोली, ओके। अभ्युदय बोला, देखा अंकल, आप भी ना बस टेंशन लेते हो, सब ठीक है, मैं सब संभाल लूँगा। कुछ देर बाद सावी अभ्युदय के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। बलबीर ठाकुर बोले, ठकुराइन चलिए, आज आपको मंदिर घुमा लाता हूँ। बलबीर ठाकुर बोले, चलिए, क्या पता भगवान के पास जाने के बाद खुशी आ जाए। आस्था जी बोली, जो आप सोच रहे हैं वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अभी एक अच्छा लड़का है लेकिन हमारी सावी के लिए नहीं। बलबीर ठाकुर बोले, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है और माँ बाप बच्चे की भलाई ही सोचते हैं। आप मंदिर चल रही हैं?
आस्था जी बोली चलिए, बोलते हुए उनके साथ बाहर निकल गए। बलबीर ठाकुर मंदिर आए थे, वहाँ के पंडित जी से बात किया और पूजा करके कुछ देर के लिए वहीं मंदिर में लगे पेड़ के नीचे बैठ गए। आज कितने साल बाद एक अजीब सा सुकून था उनके चेहरे पर। आस्था जी बोली, क्या आप सच में चाहते हैं कि? बलबीर ठाकुर बोले, ये मंदिर है ठकुराइन और झूठ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन अब हकीकत में कहिए तो मैंने सब कुछ खाटू श्याम पर छोड़ दिया है। उनकी जैसी महिमा होगी मुझे सब मंजूर है। हम और आप तो बस पतवार हैं, जिसे चलाना है वो तो ऊपर बैठा है। आस्था जी अब कुछ नहीं बोली, उन्होंने भी अब सब कुछ बस ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। सावी अभ्युदय के साथ एयरपोर्ट पर आ गई। फ्लाइट में अभी कुछ टाइम था तो अभ्युदय कॉफ़ी लेने चला गया। कुछ देर बाद उसके पास आकर कोई बैठ गया, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने फ़ोन में लगी रही। 10 मिनट बाद अभी बोला, हे सावी, क्या हम कहीं और चल सकते हैं क्या? सावी बोली, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बोलते हुए बगल में देखा, एक कपल कुछ ज़्यादा ही क्लोज होकर बैठा था, तो बिना कुछ बोले वहाँ से उसके साथ दूसरी तरफ चली गई। अभी उसे काफ़ी देते हुए, पीकर ट्राई करो, काफ़ी सॉफ्ट है। सावी बोली, अभी बोला, वैसे हाना के अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं बोलने के लिए, अगर तुम बोलना चाहो तो हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सावी बोली, थैंक यू। अभी कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी फ्लाइट का अनाउंस हो गया और एयरपोर्ट पर भी अचानक से भीड़ बढ़ने लगी, तो फिर दोनों को अंदर जाना पड़ा। सावी अपनी सीट पर बैठी थी, अभी की सीट थोड़ी आगे थी। अभी बोला, यार हमारी सीट इतनी दूर दूर कैसे हो गई, मैंने तो साथ में करवाई थी। सावी बोली, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन लाइफ यहीं गुजारनी है, कुछ देर की तो बात है, बैठ जाओ। अभी बोला, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आवाज़ दे देना। सावी बोली, ठीक है। अभी आगे चला गया। धीरे धीरे सब लोग आकर बैठने लगे। कुछ ही देर में फ्लाइट भर चुकी थी। सावी ने अपने बगल में देखा, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया था। 5 मिनट और बाकी था तो उसने सर सीट से टिका लिया। 2 मिनट बाद कोई उसके बगल में आकर बैठ गया। उसके परफ्यूम की खुशबू से दिल अचानक से धड़क उठा कि उसका शोर उसे बाहर तक सुनाई दे रहा था। उसने जल्दी से आंखें खोलकर बगल में देखा, लेकिन उसने अपने पूरे चेहरे को अपने कोट से ढका हुआ था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी उसे नहीं देख सकती थी। लेकिन अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, जिसे वो सोच रही है वही है। लेकिन इसने चेहरा क्यों ढका हुआ है? क्या वो नहीं चाहता कि कोई उसे देखे? लेकिन क्यों? दिल बेचैन था उसे देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए, लेकिन दिमाग उसे आगे बढ़ने की गवाही नहीं दे रहा था। काफ़ी देर से उसे देख रही थी। जब लगा अगल बगल वाले उसके ऐसा करने से अनकंफर्टेबल हैं, तो एयर हॉस्टेस को बुलाकर पानी मांगा और पीकर खुद को शांत करने लगी। लेकिन जब दिल किसी को देखने के लिए हद से ज़्यादा बेचैन हो तो उसे शांत करना पानी के बस का बिल्कुल नहीं था, और ना ही वो इस समय अपने दिल का सुन सकती थी। सावी का अब एक एक सेकंड वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और सारी सीट भी भर चुकी थी, इसलिए उसे मन मारकर वहीं बैठना पड़ रहा था। आज लाइफ में पहली बार उसकी हालत इस कदर ख़राब थी कि उसे एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। हाथ बुरी तरह से काँप रहा था, फिर भी वो दोनों हाथों को उलझा रही थी और फिर खोल रही थी। लेकिन उसके बगल वाले बंदे ने कोई हलचल नहीं किया। ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। सफ़र भी काफ़ी लंबा था और उसकी बेचैनी भी 10 मिनट पर आंखें खोलकर उसे देखती, लेकिन वो जैसे का तैसे बना हुआ था। कई बार मन हुआ उसका जैकेट हटाकर चेक कर ले, लेकिन फिर हाथ आगे ही नहीं बढ़ा, ये सोचकर कि अगर वो नहीं हुआ तो खामखा इंसल्ट हो जाएगी। कुछ देर की बेचैनी के बाद जैसे तैसे उसकी नींद लग गई। जब पूरी तरह कन्फर्म हो गया कि वो सो चुकी है तो उसने जैकेट चेहरे से हटाकर इत्मीनान से उसे देखने लगा। सोने के बाद चेहरे पर वही मासूमियत अभी भी बरकरार थी। सोचते हुए उसके चेहरे पर कुछ देर के लिए स्माइल आ गई, लेकिन फिर जल्द ही गायब भी हो गई और चेहरे पर एक कठोरता ने जगह बना लिया, जिसे देखकर ये कहना मुश्किल हो रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। 4 घंटे के एक लंबे नींद के बाद सावी की नींद खुली। जब फ्लाइट लंदन पहुंच गई तब सावी ने आंखें खोलकर बगल में देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। तो उठकर अगल बगल देखा, वो कहीं नहीं दिखा। मैक्सिमम लोग जा चुके थे। इसका क्या मतलब वो भी चला गया? अभ्युदय बोला, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रही हो? सावी बोली, नहीं, किसी को नहीं, चलो। बोलते हुए जल्दी से बाहर आई, लेकिन वो उसे बाहर भी कहीं नहीं दिखा। कुछ देर बाद दोनों कैब में बैठकर होटल के लिए निकल गए। अंकेश अपने गाड़ी में बैठा लैपटॉप को घूर रहा था।
स्टीफन बोला, बॉस वो। अंकेश बोला, बोलो जो बोलना चाहते हो। स्टीफन बोला, मैम लंदन आई हैं उस लड़के के साथ। अंकेश बोला, तो? स्टीफन बोला, अगर आप कहें तो मैं उसे। अंकेश ने उसे घूर कर देखा तो वो थूक गटकते हुए बोला, सॉरी बॉस, मैं तो बस। अंकेश वापस से लैपटॉप में देखते हुए बोला, अंकेश ठाकुर खुद के अंदर इतना ताप रखता है कि किसी को पिघला सकता है। तुम्हें कुछ करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त का इंतज़ार करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ देर में सावी होटल में आई और अपने रूम में चली गई। अभ्युदय भी अपने रूम में चला गया। सावी रूम में आई और बेड पर गिर गई। क्या था वो सब? कौन था वो धोखा नहीं खा सकती, उसकी खुशबू वो अच्छे से पहचानती है। क्या वो भी इस समय यहाँ है? लेकिन क्यों? कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो 2 मिनट बोलकर दरवाज़ा खोला। अभ्युदय उसे देखते हुए बोला, अभी तैयार क्यों नहीं हुई? सावी बोली, ऐसे ही, तुम चलो मैं आ रही हूँ। अभ्युदय बोला, सब ठीक है ना? सावी बोली, अभ्युदय बोला, सिर्फ 2 मिनट बोलकर वहाँ से चला गया। सावी अंदर आई और सावर खोलकर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में डिनर किया और सावी थकने का बोलकर अपने रूम में चली गई। अभ्युदय उससे बात करना चाहता था लेकिन सावी ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो वो अकेले ही निकल गया। अंकेश सावर लेकर बाहर आया। इस समय वो बस एक टॉवेल में था। उसकी बॉडी की आज एक नस उभरी हुई थी जिस पर कहीं कहीं अभी भी पानी की बूंदें ठहरी हुई उसे और भी आकर्षक बना रही थी। वो गुस्से में आकर शीशे के सामने खड़ा होकर शर्ट पहनते हुए खुद से बोला, अभी तक मैं दौड़ रहा था तुम्हारे पीछे और तुम भाग रही थी। मेरी फीलिंग, मेरे प्यार, मेरे परवास, सब चीज़ों को तुमने मजाक बना दिया। अब मेरी जिद देखो, तुम्हें अपनी मोहब्बत का तलबगार ना बना दिया तो मेरा नाम भी अंकेश ठाकुर नहीं। जो तुम्हारा था उसकी तुम्हें कद्र नहीं थी। अब देखो तुम तड़पोगी मुझे पाने के लिए। एक एक सेकंड की सांसें रुकेंगी तुम्हारी, लेकिन अब इतनी आसानी से अंकेश ठाकुर नहीं मिलने वाला तुम्हें। याद रखना, तुम्हारी रुकती सांसों का हिसाब इस बार तुम खुद करोगी। बोलते हुए कपड़े पहनकर बाहर निकल गया जहां आज उसके लिए स्पेशल पार्टी रखी गई थी। सावी अपने रूम में टहल रही थी। थकान के बाद भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो ना तो उसे सोने दे रही थी और ना ही जागने दे रही थी। कुछ देर बाद उसके फ़ोन में मैसेज आया तो उठाकर चेक किया। अभ्युदय का था। 10 मिनट में उसे तैयार होकर कहीं उसे चलने को बोल रहा था। सावी ने फ़ोन बेड पर रख दिया और बैठते हुए बोली, जब मैं खुद अब उससे अलग होना चाहती हूँ तो फिर उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? उसकी मर्जी, वो जो करना है करे। मुझे इस बात से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? उसके होने ना होने से मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? उसका फ़ोन वापस से बजा। फिर से अभ्युदय का मैसेज था तो सारी बातों को एक साइड करते हुए खुद से बोली, इन सब से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी करो, वरना सच में सावी तुम पागल हो जाओगी। बोलते हुए अभ्युदय को मैसेज किया, 5 मिनट और। कपड़े लेकर तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई ब्लैक रंग के 1 पीस में। अभ्युदय उसे देखते हुए, वाह जस्ट अमेजिंग। कत्ल करने का इरादा तो नहीं है आपका? क्यों बंदे की जान लेना चाहती हो यार? सावी बोली, हो गया बकवास, तो क्या हम चल सकते हैं? अभ्युदय बोला, बिल्कुल, इसलिए तो बुलाया है, आज की पार्टी की जान बनने वाली हो तुम। सावी बोली, आई थिंक ये पार्टी मेरे लिए नहीं है, बस हम ऐसे ही जा रहे हैं गेट टुगेदर के लिए। अभ्युदय बोला, बिल्कुल, लेकिन ये हमारे क्लाइंट के खास लोगों में से एक है। बोलते हुए उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो सावी अंदर बैठ गई। दूसरी तरफ से अभ्युदय ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी को रोड पर दौड़ा दिया। रात के अंधेरे में भी ये शहर कितना रोमांचित कर रहा था। अंकेश पार्टी में सबसे एक एक करके मिल रहा था। कोई उससे हाथ मिलाना चाह रहा था तो कोई उसके गले लगना। और आज वो किसी को भी निराश नहीं कर रहा था, सारी लड़कियों को उनकी मर्जी से उन्हें गले लगा रहा था। धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ रही थी। कुछ लोगों के हाथ में ड्रिंक था। सामने स्टेज पर हल्की रोशनी में म्यूजिक चल रहा था जिस पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी नज़र सामने पड़ी जहां सावी अभ्युदय से बात करते हुए अंदर आ रही थी तो आंखों पर गॉगल लगा लिया। ब्लैक कलर के 3 पीस में वो भी एकदम परफेक्ट लग रहा था और दूसरे लोगों से बात करने में बिजी हो गया। कुछ देर बाद अभ्युदय सावी को कुछ और लोगों से मिलवाया लेकिन उसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि अंकेश यहीं कहीं है। वो इधर उधर देख रही थी लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। कुछ देर में सारी लाइट ऑफ होकर एक हल्की सी लाइट जली और सामने से अनाउंस हुआ,
डांस का और सब अपने अपने पार्टनर चुन सकते हैं। सावी बोली, ये सब क्या है, मुझे नहीं करना है। अभ्युदय बोला, जस्ट इंजॉय यार, थोड़ा तो कर लो। अब धीरे धीरे हल्के म्यूजिक के साथ सब अपने अपने पार्टनर ढूंढने लगे। सारी लड़कियां अंकेश को ढूंढ रही थी और उसकी नज़र किसी और पर थी। मरीजे इश्कों में कर दे दवा। अभ्युदय हाथ आगे करता, तब तक सावी के कमर पर हाथ रखकर किसी ने उसे स्टेज पर खींच लिया। मरीजे इश्कों में कर दे दवा, तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा। सावी के हाथ उसके कंधे को पकड़े हुए थे। वो उसे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन यह स्पर्श, वो अब पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी कि कौन है। उसका अब कोई भ्रम नहीं था, अंकेश ही है। लेकिन वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? सामने भी तो आ सकता है। खुल के ज़रा जी लूँ तुझे, आजा मेरी सांसों में आ, मरीजे इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। अंकेश उसके कान के पास होठ रखते हुए हल्का सा टच किया तो उसकी पूरी बॉडी कांप गई। लेकिन वो उसे एक सेकंड भी देखने का मौका नहीं दे रहा था और जल्दी से उसे टर्न कर दिया। गाना फिर बजने लगा। हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा, तुझे मेरे रब ने मिलाया, अब ना बिछड़ना खुदाया, मोहब्बत रूह की है लाजिम फिजा, हाथ रख दे। 2 सेकंड बाद एक झटके में सावी को छोड़कर किसी और का हाथ पकड़ लिया। अभ्युदय जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, हे सावी, तुम ठीक हो? कौन था वो यार, क्या डांस किया है? सावी बोली, मैं भी वही सोच रही हूँ। अभ्युदय बोला, क्या कमाल डांस किया तुम दोनों ने, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब हर तरफ की लाइट जल गई और तालियों से पूरा हाल गूंज गया। सावी अगल बगल देख रही थी कि सामने से आवाज़ आई, हेलो एवरीवन, मीट माय लवली गर्लफ्रेंड साल्विया। हम बहुत जल्द एंगेजमेंट करने वाले हैं, उसके बाद शादी, तो आप सब लोग इस पार्टी को एंजॉय कीजिए। सावी की आंखें छोटी हो गई। सामने स्टेज पर अंकेश सिल्विया के कमर में हाथ डाल बहुत प्यार से पकड़ा हुआ बारी बारी सबसे बधाई ले रहा था। अभ्युदय बोला, सावी। सावी सामने देख रही थी। अभ्युदय बोला, सावी, आई थिंक हमें भी बधाई दे देनी चाहिए। सावी बोली, बिल्कुल, चलो। बोलते हुए ऊपर आई। इस समय उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अगर इस समय उसके हाथ में गन होती तो वो उसका मर्डर कर चुकी होती। कैसे उसे पकड़कर चिपका हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ वही है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई है किसी और को पकड़ने की? जब से उसकी लाइफ में आया है उसका शांति, सुकून, नींद सब कुछ छीन चुका है। और लास्ट में उसका बच्चा भी। और उसे डाइवोर्स देकर इतनी जल्दी एंगेजमेंट और शादी के सपने भी देखने लगा। उसकी लाइफ हेल करके खुद किसी और के साथ सुकून ढूंढ रहा है। इसकी कुछ ज़्यादा हिम्मत नहीं हो गई है? अभ्युदय हाथ आगे करके दोनों को बधाई दिया। सावी अंकेश को घूर रही थी, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सिल्विया को अब मजबूती से पकड़े हुए था। सावी खुद को इग्नोर करते देखा तो उसे देखते हुए बोली, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है आपको शादी करने की मिस्टर? अंकेश स्माइल करते हुए बोला, अंकेश ठाकुर अपना सारा काम अपने हिसाब से करता है, आप इंजॉय कीजिए अपने पार्टनर के साथ। सावी बोली, ओके, और सामने पड़ा केक उठाया और सारा वैसे ही उसके मुंह पर रखते हुए बोली, बहुत बहुत बधाई हो आपको अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, जो बहुत जल्द जहन्नुम बनने वाली है। अभ्युदय जल्दी से उसे पीछे खींचते हुए बोला, सावी, ये क्या किया? कुछ लोग और आ गए। अंकेश का चेहरा देखने लायक था। बेचारा का पूरा चेहरा केक से भर चुका था। सावी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, डोंट टच मी, और अंकेश का कॉलर सही करते हुए बोली, और बधाई चाहिए मिस्टर अंकेश ठाकुर, तो एक काम करना, एंगेजमेंट करके दिखाना। उसके बाद ना तो एंगेजमेंट करने लायक बचोगे और ना किसी को पकड़ने लायक। बोल उसके पैर पर गुस्से से मारते हुए वहाँ से निकल गई। अंकेश ने स्टीफन को इशारा किया उसके पीछे जाने का और अपने चेहरे से केक हटाते हुए बोला, आई एम फाइन, होता है कभी कभी लड़कियां मुझे देखकर पागल हो जाती है, आप सब लोग इंजॉय कीजिए। अभ्युदय बोला, सॉरी, वो मैं। अंकेश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, डोंट वरी, सी इज़ माइन, बोलते हुए वहाँ से जल्दी से बाहर निकल गया। सावी बाहर आकर गाड़ी में बैठी और खुद से ड्राइव करके वहाँ से निकल गई। अंकेश बाहर आया तो स्टीफन उसे देखते हुए बोला, बॉस, मैम काफ़ी गुस्से में खुद ड्राइव करके गई हैं। अंकेश जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोला, डोंट वरी, मैं देखता हूँ। बोल अपनी गाड़ी उसके पीछे दौड़ा दिया। लेकिन एक तो रात का वक्त और इस समय उसे सारी गाड़ियाँ एक जैसी ही लग रही थी और वो किस गाड़ी में है उसे ये भी नहीं पता था। सावी बोली, खुद को समझता क्या है, मैं मरी जा रही हूँ क्या उसके लिए? अब तो पक्का डाइवोर्स लेकर दिखाऊंगी मैं।
उसके बाद जिससे मर्जी उससे शादी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुस्से में उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? वो उसकी लाइफ जिसकी मर्जी उसके साथ रहे। लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी होटल के बाहर पार्क किया और अंदर आकर बैग पैक करने लगी। कुछ देर बाद उसके रूम की डोरबेल बजी, लेकिन उसने नहीं खोला। 2-3 बार लगातार बजने के बाद दरवाज़ा खोलते हुए बोली, क्या काम है? अंकेश उसे धक्का मारकर अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी थी? तुमने मेरा सबके सामने मजाक बनाया। चलो अब सबसे माफ़ी मांगो चलकर। सावी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, माफ़ी? वो भी मैं? शक्ल देखी है अपनी? और बाहर निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ यहाँ से वरना। अंकेश बोला, वरना क्या? और शक्ल नहीं देखनी है तो वो क्या था? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरे मुंह पर केक लगाया। पता भी है क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। इसलिए अब चुपचाप चलकर माफ़ी मांगो कि वो सब बस एक गलती थी जो तुमसे हुआ। सावी अब बिना कुछ बोले आकर अपना बैग पैक करने लगी। अंकेश उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए, चलने को बोल रहा हूँ ना मैं, चलकर सालविया से माफ़ी मांगो। सावी बोली, देखो मेरा ना दिमाग पहले से ही काफ़ी ख़राब है, इसलिए जाओ यहाँ से, वरना इस बार तुम्हारे साथ साथ उस चुड़ैल का भी सर फोड़ दूंगी, समझे? जो इतना प्यार आ रहा है तुम्हें उसके ऊपर। अंकेश बोला, तो भाग क्यों रही हो? वो अच्छा, मतलब जलन हो रही है किसी को? वैसे अभी तो कल मैं इंगेजमेंट करूँगा उससे, और उसके बाद परसों शादी, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए। सावी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जो तुम्हारी मर्जी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और ना ही तुमसे मतलब है, तो जाओ यहाँ से। अंकेश बोला, ऐसे कैसे मतलब नहीं है? आखिर तुम मेरी एक्स वाइफ हो और मैं चाहता हूँ। सावी ने अब उसके पैर पर अपना बैग पटक दिया और गुस्से से उसे घूरने लगी। अंकेश अपना पैर पकड़कर बेड पर बैठते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे अंदर कोई आत्मा घुस गई है क्या जो तुम जंगली बनी हुई हो? और मेरा पैर क्यों तोड़ रही हो? अगर तुम सोच रही हो कि ये सब करने से अंकेश ठाकुर रुक जाएगा तो ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। सावी उसे बेड पर धक्का मारते हुए बोली, क्या बोला तुमने? सब मेरी गलतफहमी है और मैं तुम्हारी एक्स हूँ? मैं सावी ठाकुर एक्स हूँ और वो चुड़ैल तुम्हारी ABCD है? हाथ भी कैसे लगाया तुमने उसे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है उसे हाथ लगाने की? मैंने बोला था ना तुमसे कि तुम किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते, मतलब नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। बोलते हुए उसके सीने पर मारे जा रही थी और अंकेश बार बार बचने की कोशिश कर रहा था। अंकेश ने अब उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर नीचे गिराते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या बोला तुमने? कौन हूँ मैं? सावी को ध्यान आया क्या बोल गई वो जल्दबाजी में, तो दूसरी तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं। अंकेश बोला, सच में कुछ नहीं? सावी बोली, छोड़े, मुझे जाने दो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बोलते हुए उठ गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।